मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, वनस्पति विज्ञान विभाग। अभी हम बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने इकोलॉजी, इकोसिस्टम के घटक, कंपोनेंट्स इत्यादि के बारे में बात की। पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी फ्लो के बारे में बात की थी, ऊर्जा प्रवाह, जिसमें हमने ये बताया कि सोलर एनर्जी पृथ्वी का मुख्य ऊर्जा स्रोत है, जिसमें से 34% भाग बादल, धूल कण द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, 9% भाग गैसेस, जल वाष्प और ओजोन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शेष 47% भाग 47% जो पार्ट है वो पृथ्वी पर पहुंचता है। उसमें से 42 to 46% जो पार्ट है वो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है, या जल के द्वारा या पादप और जीवों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि गर्मी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और 1 से 5% भाग जिसे हम केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। यह भाग जो है 1 से 5% भाग, यह भाग ही इकोसिस्टम की रनिंग एनर्जी, इकोसिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा के रूप में काम में आता है। आज हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो जो है, ऊर्जा का प्रवाह है, वो किस प्रकार से इकोसिस्टम में होता है। इसको समझाने के लिए समय समय पर अलग अलग मॉडल दिए गए। आज उन मॉडल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला मॉडल आता है हमारे पास में, जिसे हमने लिंडमैन्स मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो कहा है। ऊर्जा प्रवाह का लिंडमैन मॉडल जो 1942 में दिया गया। इस मॉडल को पोष गतिकी धारणा या ट्रॉफिक डायनेमिक थ्योरी भी कहते हैं। सबसे पहले दिया गया यह मॉडल लिंडमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। इस मॉडल को समझने के लिए हम इस चित्र का सहारा लेते हैं। इस मॉडल के अनुसार, यह मॉडल लिंडमैन वैज्ञानिक ने मिनीसोटा की सीडोर वोग नामक झील के पारिस्थितिकी तंत्र को अध्ययन करने के बाद बनाया। मिनीसोटा में एक सीडोर वोग नामक लेक है, उस लेक के इकोसिस्टम को उसने अध्ययन किया और उन्होंने उसको अध्ययन करने के पश्चात इस मॉडल का निर्माण किया। क्योंकि ऊर्जा जो है एक स्तर से दूसरे स्तर पर, पोषक स्तर पर गति कर रही है, इसलिए इसे पोष गतिकी, ट्रॉफिक डायनेमिक्स का नाम दिया गया। इस मॉडल के अनुसार ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ऊर्जा है, जिसे लैम्डा 0 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और उस सूर्य ऊर्जा का एक भाग अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे लैम्डा 1 कहा गया। शेष भाग विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा बाहरी अंतरिक्ष में, आउटर स्पेस में वापस भेज दिया जाता है। हम जैसा कि पहले बात कर चुके हैं, लगभग 47% जो पृथ्वी पर पहुंचता है, उसमें से 42 to 46% जो है वो वापस अवशोषित करके हीट एनर्जी के रूप में, या उससे पहले जो पार्ट है वो अवशोषित कर लिया जाता है और उसे विकिरण के रूप में वापस भेज दिया जाता है। अब जो लैम्डा 1 पार्ट है, जो अवशोषित भाग है, वो किसी एक पोषक स्तर पर, पहला पोषक स्तर हमारे पास में प्रोड्यूसर्स है, उत्पादक है, उस पोषक स्तर पर यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और इस रासायनिक ऊर्जा के परिवर्तन के पश्चात हम दशांश का नियम, लॉ ऑफ 10th पीछे पढ़ के आ चुके हैं। उस नियम के अनुसार इस अवशोषित ऊर्जा का लगभग 90% भाग उस पोषक स्तर के द्वारा लॉस कर दिया जाता है, उस पोषक स्तर के द्वारा अपने काम में उपयोग कर लिया जाता है। हम पीछे बता चुके हैं लॉ ऑफ 10th के अंदर, दशांश के नियम में, कि जो ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई है, उस ऊर्जा का उपयोग वह स्तर, जिस पोषक स्तर पर यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई है, वह स्तर अपनी वृद्धि, विकास, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन इत्यादि जो जीवन के लिए आवश्यक कार्य हैं, उन कार्यों में उपयोग में ले लेता है, 90% भाग।
और शेष 10% भाग को वह अवशोषित कर संचित करके रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है। यह 10% भाग दूसरे स्तर पर, दूसरे पोषक स्तर पर, जैसे उत्पादक से कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक स्थानांतरित होता है। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से टर्शरी कंज्यूमर, इस प्रकार। तो उन्होंने बताया लैम्डा 1 जो पार्ट है वो अवशोषित ऊर्जा है, उस ऊर्जा का बड़ा भाग जो है लॉस हो गया है, छोटा भाग जो है वो लैम्डा 2 के रूप में दूसरे स्तर में स्थानांतरित हो गया है। इसी तरह से लैम्डा 3 और लैम्डा 4, प्रत्येक स्तर के ऊपर ऊर्जा का एक बड़ा भाग रेस्पिरेशन, हीट लॉस या अन्य कार्यों में उपयोग में ले लिया जाता है। इस प्रारूप के अनुसार किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा संचयन, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, और ऊर्जा रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों का हमें ज्ञान होना चाहिए। मतलब लैम्डा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर हम लैम्डा की वैल्यू हमें पता है तो हम टोटल एनर्जी, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, उसे हम ज्ञात कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्योंकि इस मॉडल में प्रत्येक स्तर को एक अलग पहचान दी गई, इसलिए इसे ट्रॉफिक डायनेमिक्स का मॉडल कहा गया। यह मॉडल अत्यंत प्रारंभिक स्तर पर था और प्रारंभिक स्तर पर होने के कारण इसको इतनी पहचान या इसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं हुई। इसके पश्चात आता है दूसरा मॉडल हमारे पास में, जिसे हम कहते हैं ऑडम का यूनिडायरेक्शनल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह का एक दिश मॉडल। ये ऑडम ने 1963 में दिया। इसे ऑडम 1963 का एक दिश मॉडल भी कहा जाता है। एक फॉर्मूला दिया गया इस मॉडल के अनुसार, A = P+R। एसिमिलेशन, किसी भी चीज़ का संश्लेषण दो चीज़ों पर निर्भर करता है, उसका प्रोडक्शन और उसका शोषण। इस मॉडल के अनुसार टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है वह, और रेस्पिरेशन में उपयोग में ली गई एनर्जी, किसी पादप ने कुछ एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया, प्लस उस ऊर्जा के साथ उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उसने ऊर्जा का उपयोग किया जो कि रेस्पिरेशन से प्राप्त हुई। इन दोनों का योग उस पादप के द्वारा अवशोषित एनर्जी के बराबर होता है। यह इस मॉडल का एक मुख्य फॉर्मूला है। इस मॉडल को हम इस चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस चित्र में हमने बताया इस मॉडल के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल गति है, इसलिए इसे एक दिश मॉडल कहा गया। इस चित्र में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक बॉक्स जिसे हमने बायोमास या बी लिखा है वह एक ट्रॉफिक लेवल को शो कर रहा है, पोषक स्तर को प्रदर्शित कर रहा है, और जो पाइप्स हैं जिनको पी के नाम से हमने प्रदर्शित किया है वह पाइप्स अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से, ऊर्जा के एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में प्रवाह को, फ्लो ऑफ एनर्जी को प्रदर्शित कर रही हैं। जो ट्रॉफिक लेवल का साइज है, बी बॉक्स का साइज जो है वह ऊर्जा के संचयन के साइज को प्रदर्शित करता है। इस मॉडल के अनुसार सबसे पहले जो टोटल लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी को ग्रीन प्लांट्स, हरे पादप जिनको कि हमने प्रोड्यूसर्स कहा है, वे अवशोषित करते हैं और उनका आकार अधिक है। हम पीछे पिरामिड्स पढ़ चुके हैं, हम ये वहाँ पढ़ के आए हैं कि प्रोड्यूसर्स अधिक मात्रा में होते हैं, फिर कंज्यूमर्स कम मात्रा में, और फिर उसके बाद में टॉप कंज्यूमर्स कम मात्रा में। तो प्रोड्यूसर्स अधिक मात्रा में होने के कारण अधिक ऊर्जा का अवशोषण किया गया है, और उस अधिक ऊर्जा के अवशोषण के कारण उसका बी का साइज, बायोमास जो प्रथम है, फर्स्ट बायोमास है, उसका साइज सबसे बड़ा है। उसके बाद में हम देखेंगे जो एनर्जी है वो सेकंड बॉक्स में, सेकंड बी में जा रही है और उसका साइज उससे छोटा हो रहा है। थर्ड बॉक्स में जा रही है, उसका साइज उससे भी छोटा हो रहा है। नीचे हमने एनर्जी की कैलकुलेशन की है। सपोज करें अगर हम 3000 किलो कैलोरी एनर्जी को अवशोषित कर रहे हैं तो लगभग 1500 किलो कैलोरी
ऐसा माना जाता है कि 50%, इस मॉडल के अनुसार 50% ऊर्जा जो है वो अवशोषित की जाएगी पादपों के द्वारा, और उनमें से सिर्फ 15 कैलोरी, 1% ऊर्जा ही प्रथम पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर ट्रांसफर होगी, और ये अपने शरीर में केवल इसका 10% भाग जो है वो स्टोर करेंगे, बाकी की जो है एनर्जी अपने आप उपयोग में ले ली जाएगी। तो इस मॉडल के अनुसार रेस्पिरेशन, प्रोडक्शन और एसिमिलेशन, 3 स्तर जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जुड़ करके वो एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और वो श्रृंखला प्रत्येक पोषक स्तर पर 10% ऊर्जा का नियम का पालन करते हुए 90% ऊर्जा का उपयोग कर लेती है, और शेष भाग जो है आगे अगली पोषक स्तर में, अगले ट्रॉफिक लेवल में स्थानांतरित कर देती है। जो पोषक स्तर शुरू में प्रारंभिक बिंदु के पास है उसको अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे जैसे प्रारंभिक बिंदु से पोषक स्तर दूर होता चला जाएगा, ओरिजिनल लेवल जहाँ पर सोलर एनर्जी मिल रही है वहाँ से जैसे जैसे पोषक स्तर दूर होता चला जाएगा, ऊर्जा की मात्रा कम होती चली जाएगी, और टोटल A = P+R, कुल संश्लेषण, एसिमिलेशन, जो प्रोडक्शन और ऊर्जा का एक्सपेंसेस है उसके बराबर होगा। तो ये दूसरा मॉडल है जो ये बताता है कि एक दिशा में सोलर एनर्जी से लेकर के लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक एक ही दिशा में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ओडम के द्वारा दिया गया। इसके पश्चात आता है तीसरा मॉडल जिसे हमने नाम दिया यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह का सार्वत्रिक मॉडल। यह भी ओडम ने दिया 1968 में। E.P. ओडम एक बहुत बड़े पर्यावरण विज्ञ थे जिन्होंने इकोलॉजी पे बहुत काम किया है, और इनका बहुत बड़ा नाम है, फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है इन्हें। E.P. ओडम ने बहुत सारे मॉडल दिए हैं, उनमें से एक मॉडल है सार्वत्रिक मॉडल, यूनिवर्सल मॉडल। इसको इस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है। ये एक जो बड़ा चित्र आपको दिखाई दे रहा है वह एक ट्रॉफिक लेवल में एक पोषक स्तर में होने वाले ऊर्जा के फ्लो को, एनर्जी फ्लो को, ऊर्जा के प्रवाह को प्रदर्शित कर रहा है, और नीचे जो साइड में एक छोटा चित्र है वह एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा के प्रवाह को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर कुछ सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। NU नॉट यूटिलाइज, A एसिमिलेशन, R रेस्पिरेशन, P प्रोडक्शन, S स्टोर, E एक्सक्रीशन, G ग्रोथ, B बॉक्स या बायोमास, और I टोटल इनपुट। इस चित्र के अनुसार I टोटल इनपुट, जब ऊर्जा का पूरा इनपुट जो है अगर हम देखें किसी एक बॉक्स में, तो वह सबसे पहले एसिमिलेशन करता है, संश्लेषण करता है, और उसके बाद में संश्लेषण के बाद में कुछ भाग उसका रेस्पिरेशन में निकल जाता है, कुछ भाग नॉट यूटिलाइज जो हीट एनर्जी के रूप में या रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल जाता है। जो शेष बचा हुआ भाग है वह प्रोडक्शन में काम आता है, भोजन का निर्माण करता है। उस प्रोडक्शन में से कुछ भाग पादप जो है या जो भी बायोमास है, चाहे वो जीवित हो, जंतु हो, चाहे पादप हो, उस प्रोडक्शन में से जो टोटल प्रोड्यूस किया गया, जो टोटल रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित किया गया, उसमें से बड़ा भाग जो है वो ग्रोथ में चेंज हो जाता है। मैंने जैसा आपको पहले बताया, लगभग 90% भाग जो है ऊर्जा का प्रत्येक बॉक्स या बायोमास अपने जीवन के जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं उनमें उपयोग में ले लेता है। शेष 10% भाग जो है वो स्टोर किया जाता है, और वो स्टोर किया हुआ जो ऊर्जा है वो अगले जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा उसके लिए आई बन जाएगा या टोटल इनपुट बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ये मॉडल बिल्कुल स्पष्ट करता है कि 10% भाग ऊर्जा का ही पहुंचता है, शेष 90% भाग जो है वो ऊर्जा का उपयोग में ले लिया जाता है। तो ये सेकंड मॉडल था हमारे पास में। थर्ड मॉडल ऊर्जा का सार्वत्रिक मॉडल। इसके पश्चात आता है फोर्थ, जिसको हमने नाम दिया E.P. ओडम का वाई आकृति का मॉडल, वाई शेप्ड मॉडल गिवन बाय E.P. ओडम इन 1983। यह मॉडल सबसे अधिक प्रचलित मॉडल में से माना जाता है, इम्पॉर्टेंट है, वाई मॉडल के नाम से पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आता है इसके बारे में
वाई शेप मॉडल से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा प्रवाह का वाई मॉडल क्या है, ऑडम का वाई मॉडल क्या है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। इस मॉडल को हम एक चित्र के द्वारा समझेंगे। इस चित्र में वाई मॉडल को समझाया गया है। कुछ इसके अंदर एब्रीवेशंस यूज़ की गई हैं, जैसे SR नीचे चित्र के नीचे लिखा हुआ है। SR सूर्य ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, सोलर रेज है। GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन या सकल प्राथमिक उत्पादन है। NPP नेट प्राथमिक उत्पादन है। R रेस्पिरेशन है। PC प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है। SC सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता है। TC टर्शरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता है। D डीकम्पोजर है और S स्टोरेज है। इस मॉडल को समझते हैं अपन। सोलर एनर्जी, टोटल सोलर एनर्जी एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन के रूप में किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल पर प्रवेश करती है। उस ट्रॉफिक लेवल पर वह ग्रॉस प्राइमरी एनर्जी जो है, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है, उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो रेस्पिरेशन को मिला करके माना जाता है, और शेष भाग जो है माइनस रेस्पिरेशन अगर उसको देखा जाए तो वह भाग एस के अंदर चेंज हो जाता है। जो अपना स्टोरेज पार्ट है उसके अंदर चेंज हो जाता है। हम ये देख रहे हैं जो NPP प्लस R है उसका आकार अत्यधिक बड़ा है और S जो है उसका आकार अत्यधिक छोटा है। पीछे दशांश के नियम जो लॉ ऑफ टेंथ है वो यही बताता है कि 90% भाग जो है वो रेस्पिरेशन और अन्य कार्यों में उपयोग में ले लिया जाता है। रेस्पिरेशन लॉस कहते हैं जिसको हम, R रेस्पिरेटरी लॉस के द्वारा बताया, और बाकी का जो 10% पार्ट है, 10% भाग है, वो स्टोरेज में काम में ले लिया जाता है। अगर कोई एक ट्रॉफिक लेवल मृत हो जाता है तो वो ऊर्जा सीधे डीकम्पोजर्स को पास चली जाती है और डीकम्पोजर्स उसे वापस नेचर में, प्रकृति में लौटा देते हैं। तो ऊर्जा जो है वो 10% ऊर्जा फिर आगे प्राइमरी कंज्यूमर्स को जाएगी, उसमें से 10% ऊर्जा जो है, 10% ऊर्जा जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जाएगी, और उसमें से 10% एनर्जी जो है वो टर्शरी कंज्यूमर्स में जाएगी, या प्राइमरी कंज्यूमर्स सीधा डीकम्पोजर्स को जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर या सीधा डीकम्पोजर के पास जाएगा, या टर्शरी कंज्यूमर सीधा डीकम्पोजर के पास जाएगा। अगर डीकम्पोजर के पास नहीं जाता है तो वह प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स में 10% ऊर्जा स्टोरेज में चली जाएगी। तो इस प्रकार से, क्योंकि इसमें हर एक ट्रॉफिक लेवल पर प्रत्येक पोषक स्तर पर एक वाई के आकार की संरचना बनती है, इसलिए इस मॉडल को वाई आकार का मॉडल कहा जाता है। और यह मॉडल सबसे अधिक प्रचलित है, ईपी ओडम के द्वारा दिया गया। तो इससे स्पष्ट होता है जो हमने पीछे लॉ ऑफ टेंथे पढ़ा है, जो लॉ ऑफ दशांश का नियम जो पढ़ा है हमने, वह इन मॉडल्स के द्वारा प्रैक्टिकली सिद्ध किया जा चुका है। तो आज हमने इसके बारे में बात की, एनर्जी फ्लो के मॉडल्स के बारे में। शेष फिर अगले लेक्चर में। इसके जो PDF है वो आपको अभी मिल जाएगा, और इसके क्वेश्चंस भी आपको कल दिए जाएंगे ताकि आप वीकेंड पर उसे सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।